गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। बात तक आशा करते हैं बेहतर होंगे। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए फिर से आज एक नए वीडियो के साथ ठीक है इस चर्चा करने जा रहा हूं। और आज का यह वीडियो सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए होगा। जैसा कि कल वीडियो में नर युग्मोद्भिद के बारे में मैंने चर्चा किया था, उसी प्रकार से आपके सिलेबस में मादा युग्मोद्भिद को भी पढ़ना है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट दोनों है। तो कल मैंने मेल गैमेटोफाइट का एक्सप्लेनेशन किया था, अर्थात नर युग्मोद्भिद का। आज हम मादा युग्मोद्भिद तथा उसके विकास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में क्या बताने वाले। ठीक है, तो हम फटाफट देर ना करते हुए, आपका टाइम ना खराब करते हुए टॉपिक पर आते हैं। एक बात दोस्तों मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है, इसको हम रटा देंगे, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक बात है कि जो आपको इतनी बड़ी थ्योरी यहां पर दिख रही बेटा, ये बड़ी जरूर है, लेकिन बस चुटकी बजा के आपको याद करा देंगे। लेकिन इस चीज को मैं बाई फिगर भी, इस थ्योरी को पढ़ाने के बाद बाई फिगर ड्रा करके भी बताऊंगा। तो शायद फिगर ड्रा करके बताएंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा, ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आसानी से आपके आ जाएगा। ठीक है, तो आइए समय खराब ना करके हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, वीडियो की ओर। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट एंड इट्स डेवलपमेंट, अर्थात मादा युग्मोद्भिद तथा उसका विकास। इसी चीज मादा युग्मोद्भिद को क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। अर्थात हम भ्रूण कोश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, भ्रूण कोश क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका क्रियाशील दीर्घ बीजाणु कहलाती है। समझ गए कि नहीं। जैसे मैंने क्या बताया था कल के वीडियो में कि नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका परागकण होती है, उसी प्रकार से ये भी बात याद रखना कि मादा युग्मोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है बेटा, वो क्रियाशील दीर्घ बीजाणु होती है या दीर्घ बीजाणु कहलाती है। तो एक नंबर का आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका का क्या नाम है। तो मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका का नाम क्रियाशील दीर्घ बीजाणु होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि यह जो क्रियाशील दीर्घ बीजाणु है ये अगुणित होता है, अर्थात हैप्लॉइड होता है, अर्थात सिंगल होता है। ठीक है, और मादा युग्मोद्भिद के विकास के समय, ठीक है, मादा युग्मोद्भिद का जब डेवलपमेंट होता है कहां पर, ओवरी अंडाशय में, फीमेल के अंडाशय में। ठीक है, उस समय क्रियाशील दीर्घ बीजाणु, ये डैश का मतलब क्रियाशील दीर्घ बीजाणु बड़ा होकर के बीजांड का ज्यादा से ज्यादा स्थान क्या करता है दोस्तों, घेर लेता है। समझ गए कि नहीं, कैसे घेर लेता है, यहीं पर थोड़ा सा आप देखिए। जैसे ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में क्या है बेटा, अंडाशय है नीचे वाला भाग। तो इसी अंडाशय में के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है इस टाइप से। ठीक है, तो इसी बीजांड के अंदर क्या होती है, मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका अर्थात क्रियाशील दीर्घ बीजाणु होती है। तो क्या होता है कि मादा युग्मोद्भिद के विकास के समय जब इसका डेवलपमेंट होता है तो उसी समय क्या होता है कि यह क्रियाशील दीर्घ बीजाणु बीजांड का, अर्थात अंडाशय के अंदर जो बीजांड है इसका ज्यादा से ज्यादा भाग, वैसे बड़ा होता है तो क्या होता है, भाग कवर कर लेता है आज का। ठीक है, तो अधिकांश भाग घेर लेता है, वही चीज यहां पर लिखा है। फिर आपको यहां पर दे रहे हैं कि क्रियाशील दीर्घ बीजाणु का केंद्रक जो होता है, मतलब जो अंडाशय के अंदर बीजांड है, बीजांड के अंदर जो क्रियाशील दीर्घ बीजाणु है जब बड़ा कर स्थान घेर लेता है तो उसके बाद ये क्या होता है कि समसूत्री विभाजन द्वारा इसका केंद्रक 2 से 4 से 8 केंद्रक में क्या होता है, डिवाइड होकर के भ्रूण कोश बनाता है। ठीक है, अर्थात भ्रूण कोश मादा युग्मोद्भिद बनाता है, और जिसमें से 8 केंद्रक बना रहा है। तो 8 में से 2 केंद्रक जो होते हैं बेटा वो ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं, पोलर न्यूक्लियस कहलाते हैं। और जो 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ठीक है, इनको इंग्लिश में पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। इसी बीच बीजाणु का जो केंद्रक होता है वो भी विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाता है, यानी 1 से 2। और दोनों केंद्रक क्या होते हैं बेटा, ध्रुवीय की ओर बढ़ते हैं। ध्रुव की ओर बढ़ने का मतलब क्या है कि सपोज करिए ये आपका अंडाशय के अंदर बीजांड है और इसी के अंदर, ठीक है, ये ध्रुवीय केंद्रक है। ठीक है, दोनों ध्रुवीय केंद्रक हैं। समझ में आ रही बात नहीं। तो ये क्या होते हैं, एक क्या होगा ऊपर की ओर जाएगा और एक क्या होगा नीचे की ओर जाएगा। समझ गया कि नहीं। जैसे बीच में ये 2 केंद्रक हैं,
इस तरह से। तो ध्रुवीय केंद्रक मान लीजिए, तो ये क्या होगा, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे की ओर जाता, नहीं अपोजिट साइड जाते हैं। तो उस वही बात यहाँ पर आपको क्या हो गई बेटा, बताई जा रही, ठीक है, कि दोनों केंद्रक ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, अर्थात एक ऊपर एक नीचे बढ़ता है। फिर जिनमें से एक बीजांड द्वार की ओर जाता है। बीजांड द्वार का मतलब अभी मैं बाय फिगर बताऊंगा बीजांड द्वार कहाँ है, कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा समझना हो तो आप समझ लीजिए, जैसे ये आपका मान लीजिए बीजांड है इस तरह से, ठीक है बेटा, इस तरह से मान लीजिए बीजांड होता है। तो बीजांड जो है, तो यही मान लीजिए आपके दो केंद्रक हैं, ये छोटे छोटे, तो ये ध्रुवीय केंद्रक हैं। तो इसमें से एक क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो ये जो बीजांड है पूरा, इसका ये ऊपर का भाग निभाग कहलाता है, और इसके नीचे का भाग जो ये कटा कटा है, यही बीजांड द्वार होता है, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है बेटा यहाँ पर कि ये दोनों केंद्रक क्या होते हैं भैया, एक बीजांड द्वार की ओर जाता है यानी नीचे की ओर, और एक क्या होता है, निभाग की ओर जाता है, अर्थात ऊपर की ओर जाता है। अब ये दोनों केंद्रक फिर से क्या होते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा 2 से 4, फिर 4 से एक बार कोशिका विभाजन द्वारा 8 केंद्रक बनाते हैं। समझ में आ गई बात भाई। जब एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, तो जो ये ऊपर आ गया, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर, तो ये निभाग है की ओर और बीजांड द्वार की ओर। तो ये फिर से सेल डिवीजन करेगा, 1 से 2 बनाएगा, फिर 2 से 4 बनाएगा। ये वाला भी कोशिका विभाजन, नीचे वाला भी 1 से 2, 2 से 4 बनाएगा। इस तरह से 4 ऊपर 4 नीचे, कुल कितने केंद्रक हो गए, 8 केंद्रक। मैं अभी बाय फिगर भी समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा, अभी थ्योरी देखते चलिए आप लोग। तो वही चीज यहां पर किया कि 4 से 8 केंद्रक बनाते हैं, और 8 में से 4 ऊपर निभाग की ओर और 4 नीचे बीजांड के, अर्थात बीजांड द्वार की ओर होते हैं। अब क्या होता है कि जो 4 ऊपर 4 नीचे है, उनमें से एक, ऊपर वाला है 4 में से एक, और नीचे वाले में से, दोनों में से एक एक निकलकर बीच में आते हैं, बीजांड के बीच में, ऐसे बीजांड के बीच में आ जाते हैं। तो वही लिखा है, अब दोनों में से एक एक केंद्रक बीजांड से केंद्र की ओर आते हैं, ठीक है। जो अभी किनारे ऊपर और नीचे से 4 4, उनमें से एक और इनमें से एक नीचे केंद्र की ओर, इन बीचों बीच आता है, जिन्हें अब ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। और ये दोनों केंद्रक अब आपस में बीच में आकर केंद्र में क्या मिल जाते हैं, और मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, 2n बनाते हैं, जिन्हें द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। अब बीजांड द्वार की ओर जो बचा हुआ 3 केंद्रक है नीचे की ओर, ठीक है भाई, ऊपर 4 था नीचे 4 था, 8, तो एक ऊपर से एक नीचे से बीच में आ गया, तो ऊपर नीचे कितने बचे, 3 3 बचे। तो जो नीचे वाला बीजांड द्वार की ओर 3 बचा है, उसी की चर्चा यहां पर की जा रही है कि अब बीजांड द्वार के तीनों केंद्रक बी के बीच भित्ति बन जाती है, ठीक है। और भित्ति बनने के कारण अब यह क्या कहलाता है, अंड उपकरण, एग ऑपरेटस कहलाता है, ठीक है बेटा। ये क्या कहलाता है, अंड उपकरण कहलाता है, समझ गया कि नहीं। और अंड उपकरण में 3 कोशिका है, जिनमें एक बड़ी वाली जो कोशिका है, यहां पर मैंने लिखा है कि अंड उपकरण में एक बड़ी वाली, वो क्या कहलाती है, मादा युग्मक कहलाती है। मादा युग्मक का बेटा मतलब यन होता है, और शेष जो 2 बच रहा है उसे सहायक कोशिका, सब्सिडरी सेल कहते हैं, जो निषेचन के समय पराग नली का पथ प्रदर्शन करती है। कल मैंने आपको बताया था कि परागकण जब अंकुरण होता है, स्फुटन वाले वीडियो में, कि परागकण जब अंकुरण होता है तो उसमें से पराग नली निकलती है। तो उस पराग नली निकलकर जब क्या होती है, यहां से होकर अंडाशय के अंदर बीजांड में जाने की कोशिश करती है, तो बीजांड में उस नली को जाने के लिए कौन, यहां पर मैंने लिखा ना अभी कि निषेचन के समय पराग नली का पथ प्रदर्शित करती है, तो पराग नली जो आ रही है उसको रास्ता दिखाती है, ठीक है। और इसी प्रकार निभाग की ओर जो 3 बची हुई कोशिकाएं हैं भाई, ऊपर 4 नीचे 4 था, बीच में एक एक आ गया, तो फिर अब 3 ऊपर बचा है, 3 नीचे बचा है, तो जो 3 नीचे बचा था उसके चारों ओर भित्ति बन गई, तब वो अंड उपकरण हो गया, ठीक है कि नहीं। अंड उपकरण में 3 में से एक बड़ी है, जिके यहां पर मैं लिखा बड़ी वाली है, इसे मादा युग्मक कहते हैं। जो शेष 2 बच रही सहायक कोशिका है, और निषेचन के समय पथ प्रदर्शित कर रही है, और 3 अभी ऊपर बचा है निभाग की ओर, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इसी प्रकार निभाग की ओर जो 3 कोशिकाएं बची है, उन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, अर्थात प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, जिनका कार्य बेटा अज्ञात है, कोई कार्य ज्ञात नहीं है, और ये बाद में देखा गया है कि क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इस तरह से मैंने
मैंने अभी आपको डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बताया, अर्थात भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है। अब हम इसका फिगर बना के आपको समझाएंगे, दिमाग में एकदम बातें बैठ जाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे आप। तो नोट कर लिया होगा गाइज। अब हम थ्योरी के बाद जो अभी आपने थ्योरी पढ़ी, उसी थ्योरी को हम क्या करते हैं, बाय फिगर आपको एक्सप्लेनेशन करने और समझाने जा रहे हैं, ठीक है। एकदम लर्न हो जाएगा दोस्तों, बहुत रटने और बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि इतनी लंबा चौड़ा थ्योरी कैसे हो गया, ठीक है। जैसे होता क्या है, मान लीजिए किसी भी पॉइंट आउट में मान लीजिए 10 लाइनें हैं, तो हम 10 लाइन पढ़ के एग्जाम में जाते हैं, तो 10 के 10 लाइन कोई नहीं लिख पाता है, एक आध बच्चे ही लिख लेते हैं। बाकी कम से कम 10 लाइन पढ़े हो तो 8 लाइन, 5 लाइन, 7 लाइन तो लिख के आइए। अगर आप 10 में से 8 लाइन भी लिख के आ गए, 7 लाइन भी, तो दैट इज सफिशिएंट, बहुत होता है। ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा कि 10 लाइन लर्न कराया, सर ने पढ़ाया तो 10 का 10 याद हो गया। समझ में आ गई बात नहीं? अगर उसका 70% 7 लाइन भी आपने रट लिया, याद कर लिया, अगर 50% भी आपने मौखिक रूप से कवर कर लिया, तो समझ लीजिए कि वो आपका एग्जाम में बहुत बड़ा काम करेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो जो मैंने अभी इतना सब कुछ लिखाया, उसको हम यहाँ बाई फिगर आपको समझाने चल रहे हैं बेटा, कि कैसे मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है, हाउ टू डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, तो उस चीज को हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर कह रहे हैं मादा युग्मोद्भिद का विकास यानी भ्रूणपोष का विकास। तो आइए देखते हैं होता कहाँ है और कैसे होता है और क्या क्या घटनाएं यहाँ पर बाई फिगर हुई, मैं समझता हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मादा युग्मोद्भिद जो होता है यानी भ्रूणकोश, वो पुष्प के अंडाशय में होता है। इसलिए मुझे यहां पर एक बार फिर से फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनाना पड़ा। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था बेटा, ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है। वर्तिका का मतलब स्टिग्मा, स्टाइल, ये वर्तिका है और इसके नीचे ये गोला हुआ फूला भाग क्या है बेटा, अंडाशय है। लेकिन इसी अंडाशय के अंदर आपको ये कुछ संरचनाएं दिख रही होंगी, इसी संरचना को ओव्यूल कहते हैं, अर्थात बीजांड कहते हैं। और मादा युग्मोद्भिद के विकास की सारी घटनाएं इसी अंडाशय के अंदर बीजांड में होती हैं, ओव्यूल में होती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं बीजांड क्या है। अगर इस बीजांड को बाहर निकाल लिया जाए और माइक्रोस्कोप की संरचना से थोड़ा बड़ा करके देखा जाए, तो कुछ इस टाइप की संरचना आपको क्या होती है, दिखती है। समझ में आ गई बात कि नहीं? क्या दिखता है बेटा, आइए देखते हैं। ये पूरा बीजांड है। बीजांड कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। तो ये अंडाशय से मैंने इसे निकाल लिया। आप थोड़ा बड़ा करके देखते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भाग है, उनके बारे में जानना जरूरी है, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूं कि बीजांड का जो ऊपरी सिरा होता है, ये वाला भाग, ठीक है, ये निभाग कहलाता है। इसको इंग्लिश में चैलेजा कहते हैं, ठीक है, ये चैलेजा कहलाता। और चैलेजा के ठीक नीचे सामने वाला भाग जो होता है, यानी इस तरफ जो ये हल्का सा खुला हुआ भाग है, इसे माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। और अगर ये इधर वाला चैलेजा निभाग, इसके ठीक सामने वाला बीजांड द्वार हो गया। यहाँ ऐसे कुछ द्वार जैसा दिख रहा है ना, खुला है, जैसे दरवाजे खुले हो, तो ये बीजांड द्वार हो गया, ठीक है बेटा। और ये जो आपका है, ये बीजांड वृंत है। हालांकि यहां पर इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बता दिया जा रहा है कि ये बीजांड वृंत है। अब क्या होता है कि इसके बीच में अगर ये देखें, एक ये बड़ी सी क्या दिख रही है, संरचना दिख रही है, जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं, अर्थात फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। तो जो कुछ भी पढ़ना है इसी के बारे में पढ़ेंगे, भ्रूणकोश अर्थात मादा युग्मोद्भिद के बारे में पढ़ेंगे। जितनी थ्योरी आपने देखा ज्यादातर यही क्या है, इसी के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अंडाशय के अंदर जो भाग है वो बीजांड है, और बीजांड के अंदर जो ये गोली संरचना जैसी दिख रही है वो भ्रूणपोष मादा युग्मोद्भिद है। और यही भ्रूणपोष क्या होता है कि मैंने थ्योरी में बताया कि डेवलपमेंट के समय बड़ा हो जाता है, और ये जब बड़ा होगा तो बीजांड का ज्यादातर भाग क्या होता है बेटा, कवर कर लेगा, घेर लेगा। और जब घेर लेता है तो उसी दौरान क्या होता है कि इस भ्रूणपोष के अंदर जो केंद्रक है, ये देख रहे हैं आप, ये भ्रूणपोष है। मैंने भ्रूणपोष को भी निकाल लिया, जैसे
अंडाशय से इसको बीजांड को निकाला, तो बीजांड के अंदर भ्रूणपोष पड़ना है, इसको भी मैंने यहां पर निकाल लिया दिखाने के लिए। तो यहां पर जब निकाला तो इसके भ्रूणपोष के बीच में बेटा एक केंद्रक है, छोटा सा देख रहे हैं। विकास के समय, डेवलपमेंट के समय क्या होता है, यही केंद्रक क्या होता है बेटा, सूत्री समसूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में बढ़ जाता है और दो संतत केंद्रक बनाता है। ये देखिए, एक केंद्रक बढ़कर दो भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। अब ये केंद्रक क्या कहलाएगा बेटा, संतत केंद्रक कहलाते हैं दोनों, ठीक है, डॉटर सेल कहलाएंगे, संतत कोशिका या कोश क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहलाएंगे। अब क्या होगा कि यही संतत कोशिका फिर से विभाजित होगी, और जब अब विभाजित होगी तो 1 से 2 बना और 2 से कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। तो यहां पर आप क्या हुआ, एक इधर देखिए सारी थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो यहां पर मैंने बताया ये केंद्रक है, ये बेटा समसूत्री विभाजन द्वारा बटकर दो केंद्रक बनाया, अब इसे डॉटर सेल कहते हैं, संतत केंद्रक। और अब ये क्या करेगा, ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ध्रुव की मतलब है कि ये ऊपर खिंच जाएगा, यहां पर मतलब इस तरफ जाना शुरू कर देगा और ये इस तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है कि नहीं। तो ये इधर गया और ये इधर गया, कहां गया, ये देखिए, ठीक। उसके बाद ये देखिए, ये विपरीत ध्रुवों की ओर खिंच गए, एक ऊपर चला गया एक नीचे। ऊपर का मतलब क्या, ऊपर क्या, निभाग, और नीचे का मतलब बीजांड द्वार, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, खिंच गया। अब क्या होता है कि जब यहां चला गया फिर से एक समसूत्री विभाजन होगा, और अब जो समसूत्री विभाजन होगा उसके तहत फिर से 1 से 2 कोशिका, और यहां भी जो कोशिका थी इससे भी 2 कोशिका, सॉरी इससे जो है केंद्रक है, तो 2 केंद्रक, फिर से समसूत्री विभाजन इसमें भी हुआ, तो दोनों साथ साथ बढ़कर 2 से कितने, 4 केंद्रक बना दिए। और फिर अगेन इसके क्या हुआ कि ये दोनों फिर से एक बार सेल डिवीजन किया और फिर से डिवाइड होकर के क्या हुआ, यहां पर देख रहे हैं कि 2 से 4, ये भी 2 से 4, अर्थात टोटल क्या हुआ, 8 केंद्रक बन के तैयार होते। कितनी बार विभाजन हुआ, एक बार यहां हुआ, 2 बना, ठीक है, एक बार ये हुआ, फिर 2 से 4 बना, 2 बार विभाजन, फिर 4 से 8, अर्थात कुल 3 टाइम क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। और 1 से क्या होता है, 8 केंद्रक, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 केंद्रक बन के तैयार हो गए। अब जब 8 केंद्रक बन जाते हैं तो 8 में से 4 क्या होता है, ऊपर, 4 नीचे, अर्थात 4 निभाग की ओर और 4 बीजांड द्वार की ओर होते हैं। और अब क्या होगा कि इन चारों में से एक केंद्रक इसमें से और एक केंद्रक इसमें, अर्थात 4 निभाग की ओर वाले से एक केंद्रक, 4 बीजांड द्वार वाले के केंद्रक निकल करके क्या होते हैं, दोनों ऐसे बीच में, ये भ्रूण कोष पूरा है, भ्रूण कोष के केंद्र यानी बीच में क्या होते हैं, आना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए क्या हुआ, 3 ही बचा, इसका एक केंद्रक क्या हुआ, यहां केंद्र में आ गया भ्रूण कोष के, और यहां से भी एक केंद्रक निकलकर भ्रूण कोष के केंद्र में आ गया। अब ये जो केंद्र में आ गया, तो अब इसे हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। व्हाई यू आर कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियस, दैट सिंपल। इसे ध्रुवीय केंद्रक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ध्रुवों से आया है, ये ध्रुव है ना दोनों, तो यहां से आकर यहां बीच में टिका, इसलिए ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। अब क्या होगा कि जो ये ध्रुवीय केंद्रक हैं आपस में, ये अभी अगुणित है, लेकिन ये दोनों यहां जब केंद्र पहुंचते हैं तो दोनों मिल करके द्विगुणित हो जाते हैं, दोनों आपस में फ्यूज हो गए। फ्यूज का मतलब मिल करके एक हो गए। तो अब ये क्या हो, जैसे पानी की 2 बूंदें मिला दीजिए, एक हो जाए, बड़ी बूंद बन जाए, उसी प्रकार से ये ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिल करके द्विगुणित बना लिए। ये देखिए द्विगुणित केंद्रक बनके तैयार हो गया। अब जो आपका यहां पर 3 बच रहा है ऊपर, और जो 3 नीचे बच रहा है, ठीक है, इन तीनों केंद्रकों को अब हम क्या कहेंगे, जब ये दोनों केंद्रक बेटा क्या हुए, ये बीच वाले दोनों केंद्रक आपस में मिल गए, ठीक है, फ्यूज हो गए, तो अब ये द्विगुणित केंद्रक अर्थात 2n केंद्रक कहलाते हैं। और अब जो ऊपर 3 बचा है, ऊपर का मतलब बीजांड द्वार, ठीक है कि नहीं, और नीचे का मतलब जो है निभाग, ठीक है कि नहीं। तो जो ऊपर बचे 3 केंद्रक हैं, अर्थात किसकी ओर, बीजांड द्वार की ओर, इनमें से बेटा इन तीनों के ओर क्या होता, भित्ति बन जाती है, और भित्ति बन जाने के कारण इसमें ये एक बड़ी वाली केंद्रक होती है, ठीक है, जिसे अंड कोशिका कहते हैं, और बाकी जो 2 बची केंद्रक है उसे सहायक कोशिका कहते हैं, ठीक है। फिर से यहां ध्यान दीजिए कि जो
क्या हुआ, 4 में से एक बीच में आ गया, इधर इधर भी 3 3 बचे, तो जो 3 निभाग की ओर बचा ये निभाग मानते हैं और ये आपका क्या मानते हैं, बीजांड द्वार। तो जो बीजांड द्वार की ओर 3 कोष क्या है यहाँ पर, ठीक है, केंद्रक है, उसके चारों ओर बेटा क्या होती है, एक भित्ति बन जाती है, जिससे अब यह केंद्रक नहीं कोष क्या बन गया, इसमें एक बड़ा वाला होता है, बड़ा होता है आकार में, जिसे अंड कोष क्या कहते हैं, अर्थात यन या फीमेल युग्मक कह सकते हो। और जो दो आपका यहाँ पर बचा ये सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से ये 3 नीचे की ओर अर्थात निभाग की ओर भी बची हुई यहाँ पर 3 केंद्रक देख सकते हो, 3 कोशिकाएं हैं। तो अब क्या होगा, इन्हें प्राथमिक कोशिकाएं कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। और इसका व्हाट आर फंक्शन ऑफ एंटीपोडल सेल, अर्थात इन प्राथमिक कोशिकाओं का कार्य क्या है ये ज्ञात नहीं है, ये बाद में क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इनका कोई कार्य नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अभी आपको क्या किया, इस वीडियो के माध्यम से बाई फिगर के माध्यम से मादा युग्मोद्भिद के विकास के बारे में चर्चा किया। तो एक बार जाते जाते हम आपको फिर से रटा रहे हैं, दिमाग में बैठा रहे हैं, तो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बस जल्दी से ध्यान दीजिए। पहली चीज दिमाग में होना चाहिए कि मादा युग्मोद्भिद का विकास कहाँ होता है। भाई मादा है तो मादा पार्ट यानी कि क्या, जायांग में। जायांग में कहाँ होता है, वर्तिका में, वर्तिकाग्र में, या बीजांड में, अंडाशय के अंदर बीजांड में। अंडाशय में होता है, अंडाशय में कहाँ, बीजांड में। तो बीजांड को निकाला दिखाने के लिए आपके सामने, फिर बीजांड में ऊपर वाला भाग निभाग चल जा और नीचे वाले भाग को थोड़ा खुला है बीजांड द्वार कहते हैं। और इन दोनों के बीच में ही एक बड़ा सा केंद्रक होता है, ठीक है, या बड़ी संरचना होती है गोलाकार, जिसे भ्रूणपोष या मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। अब इसको आज सारी घटनाएं यही हो रही है, इसलिए इसको मैंने निकाल लिया, ठीक है, समझाने के लिए। तो अब जब मैंने इसको निकाला तो होता क्या है, मैंने यहां पर समझाने के लिए बेटा निकाला है। ये ऐसा नहीं कि बीजांड से निकलकर सारी घटनाएं हो रही हैं, ये सारी घटनाएं जो भी आपको बताया समझाया, ये सब की सब घटनाएं बीजांड के अंदर ही होती हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए यहां से अलग से फिगर बना के दिखाया कि बेटा जब इसका विकास होना होता है मादा युग्मोद्भिद भ्रूणपोष का, तो ये संरचना में बड़ा हो गया, जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा भाग बीजांड का घेर लिया। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर एक केंद्रक है, यह केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 भागों में बट गया। और 2 भागों में जब बट गया तो अब ये एक ऊपर चला गया और एक नीचे चला गया। ये देखिए चला गया, और जब ऊपर नीचे चला गया तो ऊपर जाने के बाद भी 2 भागों में बढ़ गया, नीचे वाला भी 2 भाग बढ़ गया, 4 केंद्रक बन गए। फिर से ये क्या हुआ, 2 एक बार बट करके 2 से 4, फिर यहां 2 से 4, टोटल 8 बन गए, जिसमें 4 ऊपर 4 नीचे है। अब 4 ऊपर में से एक और 4 नीचे में से एक केंद्रक आकर केंद्र में क्या होता है, स्थिर हो जाता है, इसलिए इसे अब ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। अब यही दोनों ध्रुवीय केंद्रक क्या होंगे, आगे चलकर फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज का मतलब आपस में मिल जाएंगे, मिलकर द्विगुणित केंद्रक बनाएंगे, 2n बनाएंगे। और 2n बनाने के बाद जो ये 3 कोशिकाएं, 3 केंद्रक आपकी बची हुई है बीजांड द्वार की ओर, इनके चारों रावड़ा बन जाता है, जिससे वे केंद्रक नहीं कोशिका हो गए। और इन कोशिकाओं में 2 ऊपर वाली जो है सहायक कोशिकाएं हैं, सब्सिडरी सेल है, और एक ये थोड़ा बड़ी होती है जिसे अंड कोशिका या मादा युग्मक यन भी कह सकते हो। और आपका जो ये फिर 3 नीचे की ओर बची हुई निभाग की ओर, ये प्राथमिक कोशिकाएं कहलाती है, एंटीपोडल सेल, और इसका कार्य अज्ञात है। और ये क्या होती हैं कि बाद में नष्ट हो जाती हैं, इनका कोई कार्य ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फिगर भी दिया गया। अब आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है फिगर, हाँ पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, और यदि पेपर में आता है तो आपको फिगर ड्रा करना हो तो चाहे यहां से बनाइए या इसको छोड़ दीजिएगा, आपके समझाने के लिए बताया गया है, सीधा बीजांड बनाइएगा, बीजांड के बाद ये पूरी संरचना यहां पर बेटा बनाइएगा, ठीक है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद ये एट लास्ट ये बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से। और हाँ एक बात और, बायोलॉजी का कोई भी फिगर ड्रा करना बेटा, हर फिगर के नीचे नाम जरूर डाल देना। जैसे पूरा जो फिगर यहाँ पर ड्रा किया गया है, किसके लिए ड्रा किया गया है, किस चीज का फिगर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मादा युग्मोद्भिद का विकास, ठीक है, मादा युग्मोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ऐसे लिख दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये इसका रूल्स होता है, समझ में आ गई बात। तो 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिगर भी नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और चर्चा करते हैं। नोट करिए। तो गाइज नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो मैं एक बार जाते जाते फिर से कुछ बताना चाह रहा हूं, ठीक है।
जैसे कि ये वीडियो बनाया जा रहा है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर लॉन्ग वीडियो बनाइए, तो लॉन्ग वीडियो भी आपको नेक्स्ट टाइम से, कल से जो वीडियो बनेगी वो कम से कम 35 से 40 मिनट की वीडियो हो सकती है, ठीक है। अगर 35-40 मिनट नहीं हुआ तो 30 मिनट का वीडियो हम जरूर बनाएंगे, ठीक है। अभी तक जो वीडियो बना रहे हैं आपको वीडियो बराबर देखना है और देखने के बाद उसका नोट्स भी बनाना है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं देख लेना है बस वो खत्म कहानी, देखने के बाद बेटा नोट्स भी बनाते चाहिए, ताकि आपका जो समय ये जा रहा है कोरोना काल में, ये टाइम आप पर जाया ना जाए, और ये जो वीडियो देखें उसका नोट्स बनाएंगे और नोट्स से पढ़िए, ठीक है। 1-2 बार वीडियो देखिए फिर नोट्स बनाइए, नोट्स से बार बार पढ़िए। फिर भी अगर नहीं कोई प्रॉब्लम या क्रिएट होती है, कभी कभी क्या होता है पढ़ाते समय जब वीडियो बनाते समझाते तो आपको अच्छे से समझ में आता है, लेकिन जब बाद में उसी चीज को करना होता तो प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी वीडियो किसी भी टॉपिक पर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम फिर से किसी एक दिन आपका टाइम लेकर सारे सोल्यूशन को एक वीडियो के तहत बना के आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।